डिलाइट आईएएस में मैं कीवी सिंह आप सभी का स्वागत करती हूँ। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारे चैनल पर टॉप 500 करके एक सीरीज़ चल रही है, जिसमें हम बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को डेली के बेसिस पे करते हैं। ठीक है, तो पॉलिटी का पार्ट 1 आ चुका है, ज्योग्राफी का पार्ट 1 आ चुका है, आज पॉलिटी का पार्ट 2 आ रहा है। तो इसमें हम उससे जुड़े हुए जितने भी आगे के 10 सवाल थे उसको करेंगे। तो आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं और देखते हैं अपने सबसे पहले क्वेश्चन को। आज हमारा प्रश्न है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, 1949 में संविधान सभा द्वारा अपनाई गई मूल प्रस्तावना ने भारत को संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित किया था। दूसरा, प्रस्तावना संविधान के उद्देश्यों को बताती है और संविधान में अनुच्छेदों की व्याख्या के दौरान सहायता के रूप में कार्य करती है। और तीसरा है कि संविधान के 42वें संशोधन ने राष्ट्र की एकता और अखंडता में बदल दिया। तो इसमें हमें ये बताना है कि कौन से कथन सही हैं। ठीक है, ये बताना है। तो इसका आंसर है सी। इसमें जो सी है वो सही है, मतलब यानी कि 2 और 3 ये दोनों सही हैं। देखिए, जो प्रस्तावना है वो संविधान के हमारे दर्शन और उद्देश्यों की व्याख्या करती है। यह जो निर्माताओं की मंशा होती है, मतलब एक तरीके से हम ये देखेंगे, प्रस्तावना किसी तरीके जो पूरी संविधान की जो किताब है उसका एक इंट्रोडक्शन है। ठीक है, हमारे उसमें क्या निर्माण का इतिहास रहा है, लोगों की क्या मंशा थी जिन्होंने संविधान बनाया है, राष्ट्र के मूल्य क्या है, सिद्धांत क्या है, उनको प्रस्तुत करती है। ठीक है, प्रस्तावना 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में उस समय जो जवाहरलाल नेहरू द्वारा पेश किया गया था। ठीक है, और 22 जनवरी 1947 को इसको अपनाया गया था। यह अदालत में लागू करने योग्य नहीं है, लेकिन प्रस्तावना जो है वो संविधान की विषय वस्तु बताती है। और जब भाषा स्पष्ट होती है, मतलब जब कोई बातें समझ में नहीं आती है, तो अनुच्छेद की व्याख्या के दौरान सहायता के रूप में भी ये कार्य करती है। 1949 में संविधान सभा द्वारा अपनाई गई मूल प्रस्तावना ने भारत को संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित किया था। ठीक है, तो ये बात सही है। और आपातकाल के दौरान 1976 के 42वें संशोधन द्वारा समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष जो शब्द जोड़े गए थे। प्रस्तावना जो अब है वो क्या है, संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य, इसकी स्थापना करती है। और इसके बाद हम ये देखेंगे कि 1976 में जो 42वां संशोधन हुआ है उसमें इसको तो बदला ही गया, इसके साथ साथ राष्ट्र की एकता और अखंडता में भी बदला गया। इसका मतलब यह है कि ऑप्शन जो सी है 2 और 3 वह सही है। ठीक है, अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। वो क्या है कि लोकसभा अध्यक्ष के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यदि लोकसभा के सदस्यों के 10वें हिस्से द्वारा पारित प्रस्ताव द्वारा उसे हटा दिया जाता है तो अध्यक्ष को अपना पद खाली करना पड़ता है। दूसरा, जब लोकसभा भंग होती है तो अध्यक्ष अपना पद खाली देता है और नवनिर्वाचित लोकसभा की बैठक में एक नया अध्यक्ष चुना जाता है। और तीसरा ऑप्शन है, वह संसद सदस्यों और उसकी समिति की शक्तियों और विशेषाधिकारों का संरक्षक है। इसमें हमें क्या बताना, देखिए ये भी बहुत बार ना ध्यान देने की बात होती है, कई बार हम गलत कर रहे थे। जैसे कि पिछले क्वेश्चन में ये था कि हमें ये बताना है कि कौन से कथन सही हैं, यहाँ पर हमें ये बताना है कि कौन से कथन सही नहीं है। ठीक है, इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए, वरना बहुत बार ये चीज़ें आपको मिसअंडरस्टैंड हो जाता है, इस वजह से आता हुआ सवाल भी गलत हो जाता है। तो इसका जो आंसर है वह है बी। इसका मतलब है 1 2 3, यानी कि ये तीनों ही गलत हैं। ठीक है, आमतौर पर जो अध्यक्ष होता है ना, वह लोकसभा के कार्यकाल के दौरान अपने पद पर बना रहता है। हालांकि उन्हें 3 मामलों में किसी एक पद की वजह से एक अपना पद को खाली करना पड़ता है। पहला, यदि वह लोकसभा का अध्यक्ष ना रहे। दूसरा, यदि वह उपाध्यक्ष को पत्र लिखकर त्यागपत्र दे दे। इसके साथ तीसरा ये है कि यदि उसे लोकसभा के सदस्यों के बहुमत से पारित प्रस्ताव द्वारा हटा दिया जाए। ठीक है, और ये तब प्रस्ताव 14 दिन की सूचना के बाद ही पेश किया जा सकता है, मतलब 14 दिन पूर्व आपको ये सूचना देनी पड़ेगी। जब भी लोकसभा भंग होती है, अध्यक्ष अपना पद खाली नहीं करता है, वह तब तक बना रहता है जब तक नवनिर्वाचित लोकसभा की बैठक होती है। और अध्यक्ष जो होता है वह लोकसभा का अध्यक्ष होता है, उसके साथ साथ उसका प्रतिनिधि होता है, इसके साथ वह संपूर्ण सदन और उसकी समिति के सदस्यों और विशेषाधिकारों का संरक्षक भी होता है। तो इस तरीके से अब हम जानते हैं अपना क्वेश्चन 3।
वह क्या है कि भारत के संविधान में उल्लिखित राज्यपाल के पद के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, उनका पद संवैधानिक रूप से केंद्र सरकार के नियंत्रण और उनके अधीनस्थ होता है। दूसरा, किसी विशेष राज्य का राज्यपाल उस राज्य से संबंधित नहीं होना चाहिए। और तीसरा है कि भारत के राष्ट्रपति को उस राज्य के राज्यपाल नियुक्त करने से पहले संबंधित राज्य के मुख्यमंत्री से परामर्श करना चाहिए। तो इसमें हम देखेंगे कि इसमें हमें ये बताना है कि कौन से कथन सही हैं। तो इसका ऑप्शन है डी, यानी कि कोई भी कथन इसमें से सही नहीं है। ठीक है। संविधान के जो तहत है वह राज्यपाल एक स्वतंत्र पद है। इसमें विकल्प 2 और 3 परंपराएं हैं, मतलब ऐसा कहीं लिखित नहीं है। एक तरीके से एक जो चलती हुई परंपरा है वह है, इसमें संविधान में इसका कहीं भी तरीके से उल्लेख नहीं किया गया है। यह पूरी तरीके से राष्ट्रपति के विवेक पर निर्भर करता है कि वह राज्यपाल किसे नियुक्त करना चाहता है। संविधान में कुछ योग्यताएं दी हुई हैं, उसके आधार पर और राष्ट्रपति के विवेक के आधार पर ही राज्यपाल नियुक्त होता है। अब हम आते हैं चौथे प्रश्न की तरफ। यह है कि भारत में निम्नलिखित में से किस संशोधन ने राष्ट्रपति को कैबिनेट की सलाह को पुनर्विचार करने के लिए वापस भेजने का अधिकार दिया है। ऑप्शन ए 39, ऑप्शन बी 40 संशोधन, 42 या डी 44। इसमें हमें ये बताना है इसमें कौन सा क्वेश्चन सही है, तो इसका आंसर होगा डी। ठीक है, इसका डी सही है। 44 जो संशोधन है उसमें 1978 में राष्ट्रपति को कैबिनेट की सलाह पर पुनर्विचार करने के लिए एक बार वापस भेजने का अधिकार देता है। ठीक है, और अगर पुनर्विचार की सलाह वापस आती है, मतलब अगर ऐसा होता है कि राष्ट्रपति किसी चीज़ के लिए वापस उन्हें संसद में ये वापस भेज देता है और बिना किसी संशोधन के, बिना किसी चीज़ के वापस वह राष्ट्रपति के पास उसी तरीके से आ जाता है, तो राष्ट्रपति को उसे वैसे ही एक्सेप्ट करना पड़ेगा, वह उसके लिए बाध्यकारी होता है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। वह यह है कि धन्यवाद प्रस्ताव के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, इसे सदन के नेता द्वारा प्रस्तावित किया जाता है। ऑप्शन 2, प्रस्ताव को संसद के दोनों सदनों में मतदान के लिए रखा जाता है। 3, इसे संसद के प्रत्येक नए सत्र की शुरुआत में प्रस्तावित किया जाता है। इसमें हमें क्या बताना है, इसमें हमें यह बताना है कि कौन से कथन सही नहीं है। तो इसमें सी ऑप्शन है, मतलब कि ऑप्शन 1 और 3 यह सही नहीं है, ऑप्शन जो 2 है वो सही है। देखिए, धन्यवाद प्रस्ताव प्रत्येक आम चुनाव के बाद पहले सत्र और प्रत्येक वित्तीय वर्ष के पहले सत्र को राष्ट्रपति द्वारा संबोधित किया जाता है। इस संबोधन में राष्ट्रपति पूर्ववर्ती वर्ष और आगामी वर्ष की सरकार की नीतियों और कार्यक्रम की रूपरेखा तय करते हैं। राष्ट्रपति की इस अभिभाषण पर संसद के दोनों सदनों में धन्यवाद प्रस्ताव नामक प्रस्ताव पर चर्चा की जाती है और चर्चा के अंत में प्रस्ताव को मतदान के लिए रखा जाता है। ठीक है, मतलब ऐसी चर्चा के लिए धन्यवाद प्रस्ताव आता है और ये प्रस्ताव पारित होना ज़रूरी है। अगर ये प्रस्ताव पारित नहीं हुआ तो सरकार की एक तरीके से हार मानी जाती है। इस तरीके से ये चीज़ें चलती हैं। ठीक है, और ये जैसे कि बताया गया है कि दो सरकार के नए कार्य शुरू होने से पहले आता है। अब हम आते हैं क्वेश्चन 6 के। क्वेश्चन 6 है, नोटा मतदान विकल्प किसके निर्वाचन में नियुक्त होता है? राज्य विधानसभा चुनाव, लोकसभा चुनाव, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का चुनाव। इसमें हमें ये बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है, मतलब किस में होता है, तो इसका ऑप्शन ए सही है। यानी कि राज्य विधानसभा चुनाव और लोकसभा के चुनाव में नोटा का प्रयोग करते हैं। देखिए, नोटा का फुल फॉर्म क्या है? उपरोक्त में से कोई नहीं, मतलब नॉट ऑन द अबव। अब ये देखेंगे कि इसको 2009 के बाद अधिकांश चुनावों में मतदाताओं के लिए एक विकल्प के रूप में नियुक्त किया गया है। पीयूसीएल बनाम यूनियन ऑफ इंडिया के 2013 में जो केस हुआ था, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने लोकसभा और संबंधित राज्य विधानसभा चुनावों के लिए प्रत्यक्ष चुनाव के संदर्भ में नोटा के उपयोग का निर्देश किया था। देखिए, एक तरीके से ये होता है कि जितने भी आपके पास ऑप्शन है, मतलब जितने भी कैंडिडेट खड़े हुए हैं, आप उनमें से किसी को भी वोट नहीं देना चाहते तो आप नोटा पर वोट दे सकते हैं। इस तरीके से ये चीज़ें हैं। अब हम जानते हैं क्वेश्चन नंबर 7 क्या है कि भारत के निर्वाचन आयोग के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, संविधान ने निर्वाचन आयोग के सदस्यों के कार्यकाल को निर्दिष्ट नहीं किया है। दूसरा, संविधान ने सेवानिवृत्त होने वाले निर्वाचन आयुक्त को सरकार द्वारा आगे किसी नियुक्ति से वंचित किया है। तीसरा, कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्तों के बीच मतभेद से संबंधित किसी भी मामले में फैसला मुख्य निर्वाचन आयुक्त द्वारा किया जाएगा। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही है? इसमें यह बताना है कि कौन से कथन सही है। तो इसमें ऑप्शन ए यानी कि केवल एक ऑप्शन सही है, मतलब कि सिर्फ जो पहला ऑप्शन है वो सही है। ठीक है,
तो इसमें क्या है कि संविधान का जो अनुच्छेद 324 है वह निर्वाचन आयोग की संरचना के संबंध में उसमें जितनी भी चीज़ें बताई गई हैं वो है, ठीक है। तो संविधान में निर्वाचन आयोग के सदस्यों के कार्यकाल को निर्दिष्ट नहीं किया गया, मतलब किसी भी तरीके का कोई टाइम पीरियड नहीं बताया गया है, ठीक है। निर्वाचन आयोग में मुख्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं और अन्य निर्वाचन आयुक्त शामिल होते हैं, जिसकी जो संख्या होती है वो बदलती रहती है। ये राष्ट्रपति द्वारा समय समय पर निर्धारित किया जा सकता है। निर्वाचन आयुक्त और क्षेत्रीय आयुक्तों की सेवा और कार्यकाल की शर्तें राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित की जाती है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त और दो अन्य निर्वाचन आयुक्त के बीच में जो भी संबंधी भेद होते हैं उसको आयोग द्वारा बहुमत से निपटाया जाता है। ऐसा नहीं होता है कि जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता है वह कोई फैसला सुना देगा, नहीं। जैसा जिस प्रकार जिस मत में बहुमत जाता है, जहाँ पर ज़्यादा मेजॉरिटी होती है उस फैसले को मंजूरी मिलती है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन 8। यूपीएससी के स्वतंत्र कामकाज के लिए निम्नलिखित में से कौन से प्रावधान किए गए? पहला, अध्यक्ष को केवल सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान तरीके और के आधार पर राष्ट्रपति द्वारा पद से हटाया जाएगा। दूसरा, यूपीएससी का पूरा खर्चा भारत की संचित निधि पर भारित होता है। तीसरा, अध्यक्ष भारत सरकार या राज्य में सेवानिवृत्ति के बाद रोजगार के लिए पात्र नहीं है। इसमें हमें यह बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। तो इसमें ऑप्शन सी 2 और 3, मतलब कि ये दोनों ही सही है, पहला ऑप्शन सही नहीं है, ठीक है। लोक सेवा आयोग के स्वतंत्र और जितनी भी निष्पक्ष काम की सुरक्षा के लिए संविधान द्वारा कई प्रकार के प्रावधान दिए गए हैं, ठीक है। इसको राष्ट्रपति द्वारा ही इनको हटाया जा सकता है और इसलिए उन्हें कार्यकाल की सुरक्षा प्राप्त है। अध्यक्ष और सदस्य की सेवा की शर्तें हालांकि अध्यक्ष द्वारा निर्धारित की जाती हैं, उनकी नियुक्ति के बाद उसमें कोई परिवर्तन नहीं किया जाता है, ठीक है। इसके बाद हम यह देखते हैं कि यूपीएससी के जो अध्यक्ष के जितने भी वेतन होते हैं और जितनी भी इस तरीके की चीज़ें होती हैं वह सब संचित निधि पे भारित होती हैं और उसमें इस प्रकार वे संसद में जो है मतदान के लिए अधीन नहीं होती, उन पे किसी भी प्रकार का मतदान नहीं किया जाता है, ठीक है। और इसके बाद यूपीएससी के अध्यक्ष के पद पे बने होने के बाद भारत सरकार या राज्य सरकार दोनों में सेवानिवृत्त होने के बाद या किसी अन्य रोजगार के लिए पात्र नहीं होते हैं। यूपीएससी का एक सदस्य पद पर बने होने के लिए यूपीएससी या राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के रूप में पारित है, लेकिन भारत सरकार और राज्य के किसी अन्य रोजगार के लिए भी पारित नहीं होता है। और जो यूपीएससी के अध्यक्ष होते हैं या जो सदस्य होते हैं वह अपना कार्यकाल पूरा करने के बाद उस कार्यालय में पुनः नियुक्ति नहीं है, मतलब कि उन्हें दोबारा उसमें कार्यालय में दूसरा कार्यकाल नहीं मिलता है। एक बार ही उनकी नियुक्ति होती है, उन्हें दूसरा कार्यकाल नहीं मिलता है, ठीक है। और हम देखेंगे कि ये सब चीज़ें हैं कि संविधान के 14वें भाग में 315 से 323 के बीच में है। इसमें संघ लोक सेवा के आयुक्त की जितनी भी शक्तियाँ हैं और स्वतंत्रता है वह सब है। इसमें हम लोक सेवा आयोग और स्टेट पब्लिक कमीशन, मतलब कि यूपीएससी और स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन दोनों के बारे में देखते हैं। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। यह है कि निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक प्रावधान सरकार के कुछ संवैधानिक निकायों की स्वतंत्रता को सुनिश्चित करते हैं? पहला, कार्यकाल की सुरक्षा। दूसरा, निश्चित सेवा शर्तें। तीसरा, भारत की समेकित निधि पर भार। इसमें से हमें ऑप्शन बताना है कि इसमें सही कौन है। तो इसका ऑप्शन है बी, यानी कि 1, 2, 3 तीनों ही इसमें सही हैं। देखिए, संविधान में जो इन निकायों के विभिन्न प्रावधानों जैसे कार्यकालों की सुरक्षा, निश्चित सेवा शर्तें, इसके साथ साथ भारत की समेकित निधि पर यह भारित व्यय है और इसी प्रकार ये स्वतंत्रता की सुरक्षा सुनिश्चित करते हैं, ठीक है। और उदाहरण के लिए जैसे कि अभी हमने देखा कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त को केवल अपने आचार, मतलब उनका अगर किसी प्रकार का बुरा व्यवहार या कदाचार या अक्षमता के आधार पर ही हटाए जा सकते हैं, जो कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान है। नियुक्ति के बाद वहाँ की सेवा शर्तों में परिवर्तन नहीं किया जा सकता है और जितने भी अन्य क्षेत्रीय आयुक्त होते हैं या अन्य जो आयुक्त होते हैं उनके लिए वहाँ का जो मुख्य आयुक्त है उसकी सिफारिश की आवश्यकता होती है, ठीक है। इस तरीके से चीज़ें होती और ऐसी ही चीज़ अभी हमने यूपीएससी के सेवा सदस्यों, अध्यक्ष और उनके अन्य सदस्यों के लिए भी देखी थी, ठीक है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। जो लास्ट क्वेश्चन है वो ये है कि निम्नलिखित में से किस निकाय की नियुक्ति में राज्यसभा के विपक्ष के नेता शामिल होते हैं? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, केंद्रीय सतर्कता आयोग, केंद्रीय सूचना आयोग या नीति आयोग के सी। इसमें से हमें किसमें शामिल होते हैं? तो ऑप्शन ए इसमें सही है, यानी कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग।
यह एक वैधानिक निकाय है, संवैधानिक नहीं है, एक वैधानिक निकाय है। ठीक है, इसकी जब नियुक्ति होती है तो जो समितियों की स्थापना होती है उसमें राज्यसभा के विपक्ष का नेता शामिल होता है। इसकी स्थापना 1993 में सरकार संसद द्वारा बनाए गए मानवाधिकार नियम द्वारा की गई थी। अध्यक्ष और सदस्यों को राष्ट्रपति द्वारा 6 सदस्यीय समिति द्वारा नियुक्त किया जाता है। ठीक है, इसमें जितने भी बनाए जाते हैं, जिसमें लोकसभा का अध्यक्ष होते हैं, राज्यसभा के उपाध्यक्ष और दोनों सदनों में विपक्ष के नेता और केंद्रीय गृह मंत्री शामिल होते हैं। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा कि लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभा के उपाध्यक्ष, दोनों सदनों के विपक्ष के नेता। देखिए क्वेश्चन में सिर्फ राज्यसभा दिया गया है लेकिन होते दोनों सदनों के हैं। विपक्ष के नेता केंद्रीय गृह मंत्री होते हैं और जो इनका अध्यक्ष होते हैं वो प्रधानमंत्री होते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से एक 6 सदस्यीय समितियों की नियुक्ति होती है जो मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति करता है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। देखिए ये जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो आप लोग ज़रूर पढ़िए। पॉलिटी के साथ साथ ज्योग्राफी भी चल रहा है तो आप उसको भी देखते रहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यूपीएससी जो 2023 में आने वाले कई तरीके से आपको हेल्प करेंगे। तो और इसके साथ साथ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़िए, ये सारी पीडीएफ आपको वहाँ पे मिल जाएगी। हमारे टेलीग्राम से ग्रुप से जुड़िए, इसके साथ वहाँ पे करंट अफेयर और भी जितनी भी क्विजेज हैं वो भी मिलेंगी। थैंक यू सो मच।